हमारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम आज भी लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का तरीका एवं उसके महत्व। अधिक उत्पादन हेतु पॉली हाउस में मिर्च की वैज्ञानिक खेती। कम लागत में एक अच्छा व्यवसाय बैकयार्ड मुर्गी पालन। कृषि के क्षेत्र में अपनी फसलों से अधिक पैदावार लेने की चाह में किसान अंधाधुंध रासायनिक उत्पादों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण भूमि की उर्वरा शक्ति लगातार कम होती जा रही है। अगर किसान भाई इस समस्या से बचना चाहते हैं तो उन्हें अपने खेतों में वर्मी कंपोस्ट खाद यानी कि केचुए से बनी खाद का प्रयोग करना चाहिए। अब बात आती है कि इस तरह की खाद आखिर है क्या और इसके लाभ क्या क्या हैं और इसे बनाने के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश के एक प्रगतिशील किसान अमर सिंह से। किसान भाइयों नमस्कार, अन्नदाता कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज आपको एक ऐसे प्रगतिशील किसान से मिलवाते हैं जिन्होंने की केंचुआ खाद की जो खाद है वो अपने ही लेवल पर तैयार की है और बहुत ही अच्छे तरीके से वो इस खाद को बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। और साथ ही साथ उनसे ये भी जानेंगे कि कौन कौन सी तकनीक केंचुआ खाद बनाने के लिए उन्होंने उपयोग में लाई है और किस तरह से किसान जो हैं अपने लेवल पर केंचुआ खाद तैयार करके अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमर सिंह है। अमर सिंह जी, हाँ सर, अगर हम बात करें कि आपने यहाँ पे अपने शेड लगाया हुआ है, यहाँ पर आप एक केंचुआ खाद तैयार कर रहे हैं, तो केंचुआ खाद बनाने के लिए हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी तकनीक जो है वो कौन कौन सी आवश्यकताएं हमें पड़ती है। सबसे पहले तो हमें गाय की ज़रूरत होगी। गाय भैंस बैल कोई भी हो ये चाहिए, पशु चाहिए। उसके गोबर होना चाहिए, साथ घास होना चाहिए, घास इससे गोबर तैयार हो सके। फिर गोबर उसको ताज़ा गोबर चाहिए। ताज़ा गोबर के लिए 10-15 दिन हम अलग रखते हैं। अलग रख के फिर उसके बाद केंचुआ पिट में डालते हैं। केंचुआ पिट में उसको भरने के बाद उसमें केंचुए छोड़े जाते हैं। एक पिट में तकरीबन कोई 4-5 किलो केंचुए डालने पड़ते हैं एक पिट तैयार करने के लिए। उसके बाद गोबर पूरा डाल के फिर 4-5 किलो केंचुए डालने पड़ते हैं। वो 3 के महीने में फिर उसको तैयार कर देते हैं गोबर को। उसमें हर रोज़ ये देखना पड़ता है कि सैलाब कितनी है गोबर में, ठीक सैलाब है या नहीं है। अगर कमी हो सैलाब की थोड़ा पानी से सिंचाई कर देते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये केंचुआ खाद को तैयार होने में कितना वक्त लग जाता है, कितना समय आपको लगता है कि ये तैयार हो जाती है इतने समय बाद? केंचुआ खाद ये 2.5 से 3 महीने में तैयार हो जाएगी। जब हम उसमें डालते हैं उसके बाद 2.5 से 3 महीने में तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम इसको छानते हैं। जो उसमें से कंकर पत्थर या घास लकड़ के तिनके वगैरह जो होते हैं वो अलग छान देते हैं और बारीक खाद जो अलग रख देते हैं, अलग करते हैं। फिर उसके कट्टे भरते हैं। कोई 50 किलो का कट्टा उसको फिर भर के
पैक करके और फिर उसको स्टोर रख देते हैं, अंदर स्टोर में रख देते हैं। तब जब उसकी ज़रूरत होती फिर वहाँ से निकालते हैं और खेत में डालते हैं, या जिसको चाहिए खरीद के भी ले जाते हैं। हमारे से सेब वाले भी ले जाते हैं उनके बगीचे में डालने के लिए। बात करें जैसे आपने बताया कि हम केंचुआ इसमें पिट में डालते हैं, उसके बाद इसको 3 महीने का जो आप बता रहे हो समय का अंतराल चाहिए होता है, तो वो 3 महीने का जो समय है वो हमें क्यों देना पड़ता है? 3 महीने इसको केंचुआ जो है 3 महीने में इसको पूरा खा के, क्योंकि ये खाते हैं जितना इनका अपनी ये वेट होता है उसके अंदर उतना ही वेट ये एक रात में खाते हैं, उतना ये गोबर तैयार करते हैं। तो 3 महीने में ये पूरा उसको तैयार कर देते हैं। जब बारीक हो जाता है बिल्कुल, जितना भी उसमें मोटापा या इसमें जो भी होता है बिल्कुल बारीक कर देते हैं। इसके बीज वगैरह सारे कुछ खा के बिल्कुल बारीक इसके दाने से बना देते हैं, बिल्कुल सड़ जाता है फिर ये। और जैसे कि आपने बताया कि सबसे पहले हम गोबर लेते हैं, जो ताज़ा गोबर हम लेते हैं उसको कुछ 10-15 दिन के अंतराल के लिए हम छोड़ देते हैं, तो उसका क्या कारण है? उसका कारण है क्योंकि इसमें गैस वगैरह होती है। इसको 5-7 दिन में इसमें गर्मी आती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ये जो एक जगह एकदम नहीं डालते हैं इसमें गर्मी आती है, उससे केंचुए मर जाते हैं। इसलिए 10-15 दिन अलग रख के फिर 15 दिन बाद उसमें पिट में डालना चाहिए, उससे फिर ठीक रहता है, उनको कोई नुकसान नहीं होता। केंचुए ठीक काम करते हैं, उसमें अंडे भी देते हैं, बढ़ते भी रहते हैं और तैयार भी करते हैं। दूसरी खाद जो है, अब आम खाद जो होती है हमारी गोबर की खाद है, खेत में डालते हैं तो तकरीबन 1 बीघे में जो है 50-60 किले तकरीबन 20-25 क्विंटल हमारे को डालनी पड़ेगी। ये केंचुआ खाद जो तैयार होती है इसको हमारे को 1 बीघे में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 क्विंटल बहुत है। 1 बीघे के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है, ये इसका पूरा ये असर दिखाएगी अपना। एक कम लगती है, दूसरे में ले जाने में कम टाइम लगता है, उठाने के लिए कम खर्चा है, इसका ये फ़ायदा है। केंचुआ खाद के बनाने के लिए सबसे ज़रूरी बात जो है उसके ऊपर पिट के ऊपर शेड बनाना ज़रूरी है, जिससे कि ज़्यादा पानी, अगर बारिश हो तो ज़्यादा पानी भी उसमें ना जाए और धूप लगे तो ज़्यादा धूप ना लगे। इसके लिए सैलाब एक चाहिए, हर टाइम जो है सैलाब बहुत ज़रूरी है, इसके लिए चाहिए केंचुओं के लिए भी और खाद के लिए। खाद जब बाद में बन जाती है उसको भी छांव में रखना पड़ता है, स्टोर करनी हो तो उसके लिए छांव में रखना पड़ेगा, बंद करके छांव में रखना ज़रूरी है। अगर वो सूख जाएगी तो वो किसी काम की नहीं रहेगी, उसमें सैलाब होना बहुत ज़रूरी है। आजकल किसान पॉली हाउस में खीरा, मिर्च, टमाटर इन सभी की खेती मुख्य रूप से करने लगे हैं, क्योंकि इनसे अच्छी आय प्राप्त होती है। अब बात आती है कि हमारे जो किसान पॉली हाउस में मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो उन्हें कौन सी वैज्ञानिक तकनीकों को प्रयोग में लाना चाहिए, ताकि आप भी इसकी खेती करके अच्छी आय प्राप्त कर सकें। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक कृषि उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर केडी अमेठा। अभी तक पॉली हाउस में टमाटर, खीरा और रंगीन शिमला मिर्च और कुछ हद तक हरी शिमला मिर्च भी लेना जो चालू किया है, लेकिन ये जहाँ तक पतली और तीखी हरी मिर्च का सवाल है, पहली बार हमने इस पॉली हाउसेज में इसको ट्राई किया है। और आप देख सकते हैं कि ये जो मिर्ची की फसल है, ये इसके विजुअलेशंस आपके सामने हैं। एक पौधे पर 500 से 600 फल तक लगे हैं। और अगर उत्पादन की अपन बात करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से ये एक इस ट्विग पर कम से कम 40 से 50 फल हैं, एक पौधे से 8 से 10 किलो मिर्ची। और सबसे बड़ा जो बात है इसमें वो ये है कि जो बेमौसमी खेती है, तो ऐसे में पॉली हाउस में अगर अपन पतली मिर्ची की खेती करें, जो अपनी मिर्ची है, तो उसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है और उसका भाव भी अपने को वांछित मिल पाता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात इसमें आप देख रहे हैं कि ये पौधे अभी 4 महीने के हैं और ये लगातार आने वाले 6 महीनों तक अपने को फसल देते रहेंगे। सामान्यतः होता क्या है कि जब खुले खेत में मिर्ची लगाते तो 5 से 6 महीने में फसल ख़त्म हो जाती है, और उससे पहले भी हो सकती है। अगर अधिक गर्मी हो गई है या बारिश अधिक हो गई, खेत में पानी भर गया, तो भी फसल के फेल होने के पूरे चांसेस
चांसेस होते हैं। लेकिन जहाँ तक पोली हाउस के अंदर की बात है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी, अपन देख रहे हैं बिल्कुल स्वस्थ फसल है। अभी बारिश ज़्यादा भी होगी तो भी अंदर पानी नहीं आ सकता, तो ये फसल अपने को कम से कम आने वाले 5 से 6 महीने तक कमा के देगी। और इसमें जब अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक इसका मिर्ची का बाज़ार भाव ज़्यादा रहता है, तब किसान इससे बहुत अच्छी आमदनी कर सकता है। पोली हाउस में मिर्ची की जो किस्मों का चयन का जो बात है, उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो अधिक उत्पादन के पोटेंशियल वाली जो किस्में हैं, स्पेशली अपन जिनको कहते हैं कि F1 हाइब्रिड्स, यहाँ पर हमने देखिए 4 तरह की किस्में लगा रखी है। चारों प्राइवेट सेक्टर के हाइब्रिड्स हैं। इसमें ये जो किस्म है, इसका मतलब अपने ये जहाँ तक इसकी हाइट की बात है 3-4 फुट से ज़्यादा ये नहीं होगी, और 500-600 फल लग रहे हैं एक पौधे के ऊपर, तो निश्चित रूप से अधिक उत्पादन होना है उसमें। पोली हाउस में मिर्च की जो खेती है, उसके लिए अपने को सबसे पहले जो स्वस्थ नर्सरी है उसको प्रोट्रे में तैयार करना है, और लगभग 35 से 40 दिन पुरानी नर्सरी को, जब पौधा लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर का हो जाए या 5 से 7 पत्तियाँ आ जाए, इस तरह के जो पौधे हैं उनको पोली हाउस में जो बेड्स बनी हुई है, पहले से जो बेड्स उपचारित की गई है, उन पे लगाना है। और उसमें दूरी का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि इसमें पौधे का फैलाव काफ़ी ज़्यादा है। अगर अपन दूरी कम रखेंगे तो पौधा ओवर क्राउडेड हो जाएगा, ज़्यादा सघन हो जाएगा और वांछित उत्पादन नहीं मिल पाएगा। इसके लिए अपनों को कम से कम 1.5 से 2 फीट पौधे की दूरी रखनी है, और इतनी ही दूरी कतार से कतार की रखनी है। अगर कतार जैसे अपन ने 60 से 60 सेंटीमीटर रखी है, तो पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। और अगर पौधा जैसे उसमें पोली हाउस में होता है क्या, जो बेड्स बनी हुई है तो उसमें 60 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में 45 सेंटीमीटर कतार की दूरी रखें, तो पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 2 फीट रखें। जो नर्सरी अपन ने तैयार की है, उसको जब भी पोली हाउस में ट्रांसप्लांट करते हैं, अपन उसको स्थानांतरित करते हैं, उसके तुरंत बाद से उसको ड्रिप इरीगेशन से पानी देना है, और साथ में सप्ताह में एक बार कम से कम उसको फर्टिगेशन करना है, क्योंकि ये अधिक उत्पादन देने वाली जितनी भी किस्में हैं, उनमें खाद और उर्वरक की जो मांग है वो खुले खेत से ज़्यादा रहती है। और जब तक अपन उसको सही मात्रा में उर्वरक और ये प्रदान नहीं करेंगे, वांछित उत्पादन नहीं मिल पाएगा। सामान्यतः देखा गया है कि पोली हाउस में खीरा, टमाटर या शिमला मिर्ची की जो फसलें उगाते हैं, उसमें कई प्रकार की जो बीमारियां आती है और कई प्रकार के कीड़े भी लगते हैं। लेकिन अपन यहाँ देख सकते हैं कि इस जो मिर्ची है, हरी मिर्च है, इसकी फसल में किसी भी प्रकार का कोई कीट या बीमारी का अपन को यहाँ पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन या संक्रमण नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये वैसे भी काफ़ी हार्डी पौधा होता है। क्योंकि खुले खेत में शिमला मिर्च की खेती बहुत मुश्किल से होती है, उसके लिए काफ़ी सारे अपनों को स्प्रे करने पड़ते हैं, छिड़काव करने पड़ते हैं। लेकिन पतली मिर्ची की खेती के लिए बहुत ज़्यादा दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरीके से जो पोली हाउस में ये फसल लगा रखी है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। अगर अपन पर्णीय छिड़काव की बात करें, कीटनाशी और फफूंदनाशी, इस तरह की जो खाद उर्वरक इसमें दिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसी भी प्रकार की जो कीटनाशी है या जो रोगनाशी है, इनका अपन ने इसमें छिड़काव नहीं किया है। उसके बावजूद ये जो फसल है आप देख रहे हैं, बिल्कुल हेल्दी है, किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई समस्या अपनों को नहीं दिख रही है। जो अपन खुले खेत में मिर्च की खेती करते हैं, उसमें पौधा 2-2.5 फुट से अगर ज़्यादा ऊंचा बढ़ेगा तो वो उसकी डालियाँ टूटने लग जाती है, उसमें लोजिंग हो जाती है, फसल आड़ी पड़ जाती है। पोली हाउस में इस चीज़ से बचने के लिए अपने पास जो ट्रेनिंग सिस्टम है, ये देख रहे हैं अपने सूतली से इस पौधे को लंबा कर रखा है। तो ये पौधा अभी लगभग 3-4 फुट का है, ये 5-6 फुट का भी जाएगा तो भी किसी भी प्रकार का इसमें आड़े पड़ने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो ये भी इसका एक अलग एडवांटेज है। खुले खेत में इस तरह की ट्रेनिंग बहुत मुश्किल से की जाती है, और पोली हाउस में जो इस तरह की ट्रेनिंग अपन खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च में करते आए हैं, उसी प्रकार से इसको भी अपन मिर्च में ट्रेनिंग और प्रूनिंग करके बहुत अच्छी तरह से फसल की बढ़वार कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। कृषि सह व्यवसायों में बैकयार्ड मुर्गी पालन एक अच्छा और सस्ता व्यवसाय है जिसे किसान भाई अपनाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हमारे जो किसान बैकयार्ड मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो उन्हें कौन कौन से महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है, आइए जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार से। ग्रामीण मुर्गी पालन योजना के तहत अथवा घर के पिछवाड़े में मुर्गी पालन योजना के तहत बैकयार्ड मुर्गी पालन जिसको कहा जाता है, उसके तहत आप मुर्गी पाल सकते हैं। इसमें बिल्कुल ही कम लागत में आप शुरू कर सकते हैं। चाहे आपके पास 200-500 रुपए है, उसमें भी आप चाहे तो ये मुर्गी पालन शुरू कर सकते हैं। या अगर ऑर्गेनाइज रूप में थोड़े से अगर आपके पास पूंजी है तो 10 से 15 हजार रुपया में छोटा सा बांस बल्ला से जोड़कर एक फार्म बना करके मुर्गियां रखकर उसका पालन कर सकते हैं। घर के पिछवाड़े में बैकयार्ड मुर्गी फार्मों के लिए जो अनुशंसित हमारी नस्लें हैं मुर्गियों की, बिना किसी ज्यादा इनपुट के की जा सकती है, वो है बनराजा एवं ग्रामप्रिया। भारत की मुर्गी परियोजना निदेशालय प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन पोल्ट्री हैदराबाद के द्वारा विकसित की गई नस्लें हैं। अगर आप छोटा सा फार्म बनाना चाहते हैं तो उस फार्म में जो फीडर या ड्रिंकर आता है, बाजार में प्लास्टिक का फीडर और ड्रिंकर उपलब्ध है, इस दोनों का प्रयोग करके आप छोटे से घर में आप चाहिए तो पाल सकते हैं। एक मुर्गी के लिए 1 वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता पड़ती है। अगर अंडा के लिए रखे हुए हैं तो 2.5 वर्ग फीट प्रति मुर्गी की दर से स्थान की आवश्यकता पड़ेगी अंडोत्पादन के लिए। ग्रामप्रिय नस्ल की मुर्गियां एक वर्ष में ये लगभग 180 अंडे तक देती हैं। इनकी अंडोत्पादन क्षमता आपकी गांव वाली मुर्गियों से लगभग 3 गुनी 4 गुनी हो जाती है। दूसरा, गांव की मुर्गियां जो हैं वो 1 वर्ष के बाद उनका शारीरिक वजन 1.5 से 2 किलो के आसपास होता है। लेकिन ये उन्नत नस्ल की देसी मुर्गियां जो हैं बनराजा और ग्रामप्रिय, इनका शारीरिक वजन लगभग 3 से 3.5 किलो के आसपास हो जाएगा। सिस्टम में अथवा एक्सटेंसिव सिस्टम में तीनों पद्धति में पाल सकते। उसमें नीचे बिछाली बिछा दीजिए, कुन्नी का बिछाली 4 से 5 इंच मोटी या फिर धान का भुस्सी जो गांव में बिछा करके और उसमें आप मुर्गियों को रख करके पाल सकते हैं। फीडर को आप हैंगिंग पोजीशन में दाना का बर्तन रखा जाता है ताकि मुर्गियां अपने आवश्यकता अनुसार उसमें से दाना चूक सकें। ड्रिंकर को जमीन पर तनको और उसको प्रत्येक दिन अथवा 1 दिन के अंतराल पर उसके स्थान को बदल दिया जाता है, क्योंकि पानी पीने के क्रम में जो पानी गिरेगा कुन्नी पर या धान के भुस्सी पर जो गिरेगा वहाँ नमी पैदा करती है और नमी कई तरह हो गई। इसमें आप मुर्गी रख करके और आप फार्म खोल सकते हैं। 6 महीने के चूजे हो जाने पर इनमें अंडोत्पादन शुरू हो जाता है। प्रारंभ में अंडों का आकार छोटा होता है, लेकिन अगले 1-1.5 महीने के बाद अर्थात अंडा देना शुरू करते हैं, उसके 30 से 35 दिनों के बाद इनके अंडे का औसत वजन 60 से 65 ग्राम होता है, जबकि देसी मुर्गियों का अंडे का औसत वजन 35 से 40 ग्राम होता है। और अंडों का रंग भी बिल्कुल गांव वाली मुर्गियों की तरह भूरा अंडा होता है, जिससे कि आपका बाजार भाव भी उत्तम मिलता है, अधिक मिलता है। जहां तक इसकी आहार व्यवस्था की बात है तो जो आप ब्रॉयलर फार्म के लिए अर्थात उजली मुर्गियां जो पाली जाती हैं मांस उत्पादन के लिए, उसके लिए जो आहार बाजार में उपलब्ध है वही आहार ब्रीडर राशन या फिर ग्रोअर राशन अथवा फिर लेयर राशन के नाम से उपलब्ध है। वो राशन आप बाजार से लेकर के और दे सकते हैं। एक दिन वो चूजों को जो आप ला कर रखते हैं उसके लिए अलग से मैस राशन पतला दाना रहता है, जिससे एक दिन ही चूजे 1 हफ्ते तक या 10 दिन तक अच्छे से उसको चुग पाते हैं और खा पाते हैं। वो राशन आप उसे लेकर के दीजिए। राशन खरीदने में, दाना लेने में एक चीज का किसान भाई अवश्य ध्यान दें कि वो दाना आप कभी उच्च स्तरीय दुकान से खरीदें। अंडों के रखने के लिए वो कूट का बना बनाया आता है, गत्ते की बनी हुई, जिसमें अंडे बहुत बढ़िया से रखे जाते हैं। वो आप बाजार से बिल्कुल ही कम कीमत में खरीद सकते हैं। चाहे आप बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग करते हो या छोटे स्तर पर मुर्गी फार्म खोले हुए हो, उसमें अगर अंडे आप रखते हैं तो सुरक्षित रहेंगे। ये अंडे आप बाजार में बेचकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसके मांस का टेस्ट भी बिल्कुल गांव वाली मुर्गियों की तरह ही होता है। इसके अंडे का स्वाद भी गांव वाली मुर्गियों की तरह होता है, इसलिए इसकी मांग सर्वाधिक होती है देहात में, गांव में के बाजार में
और इसके बाजार के लिए कोई चिंता की जरूरत नहीं है और अधिक से अधिक आमदनी इससे प्राप्त होती है। तो कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करके आप इस व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। तो हमारे किसान भाई, जैसा आप जानते हैं कि अगर आप टमाटर की खेती करने जा रहे हों तो इस समय जो सबसे मुख्य बिंदु है, क्या आप छोटी बढ़वार वाली पौध को चुनना चाहते हैं या जो पौधे लगातार बढ़ते रहते हैं, असीमित बढ़वार वाले होते हैं, उनकी खेती करना चाहते हैं, तो किस्मों का चुनाव सबसे प्रमुख है। तो हमें ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए। वो स्थान ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पर पानी का जो है रुकाव ना हो, पानी बारिश हो रही हो या कुछ हो तो वो पानी आराम से निकल जाए। इसके बाद हम मिट्टी तैयारी की बात करते हैं। तो मिट्टी तैयार करने के लिए हमारे किसान भाई गहरी खुदाई, चाहे फावड़े से खुदाई करें या गहरी जुताई करें। पौध तैयार करने के लिए 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी लंबाई उत्तर दक्षिण रखते हुए ज़मीन की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियाँ बना लेते हैं और उसको समतल कर लेते हैं। ये ध्यान रखें कि किनारे की तरफ हल्का सा ढालुआं रखें ताकि अगर बरसात हो रही हो तो उसका पानी ढक करके नालियों द्वारा खेत से बाहर निकल जाए। नर्सरी बेड बनाने के उपरांत उसको फफूंदनाशी एवं कीटनाशी से भूमि शोधन अवश्य कर लेना चाहिए। इसके बाद 60 किलोग्राम गोबर की खाद में 15 से 20 किलोग्राम मोटी बालू का मिश्रण बनाते हैं, जिसको प्रति बेड लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर की परत में बिछा देते हैं और समतल कर देते हैं। जहां तक बीज की मात्रा का प्रश्न है तो 1 हेक्टेयर खेत में मुक्त परागित किस्मों का 300 से 400 ग्राम बीज तथा संकर किस्म का 200 से 250 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। बीज का चुनाव करते समय आपको प्रमाणित बीजों का ही चयन करना है। यदि बीज उपचारित नहीं है तो बीजोपचार के लिए ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित अवश्य कर लें। यदि ट्राइकोडर्मा की उपलब्धता न हो तो कार्बेंडाजिम रसायन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम की दर से बीज को अवश्य उपचारित करें। बुआई करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि छिटकाव बुआई न करें। पूर्व पश्चिम जो हमारी चौड़ाई है 1 मीटर लंबी, उसके समानांतर 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पर पतली पतली लाइनें बना लें और इन्हीं लाइनों पर बीजों की बुआई करें। इसके बाद बीजों को ढकने के लिए कभी भी किसी राख, मिट्टी या बालू का प्रयोग अलग से न करें, बल्कि बालू, जिसको हम रेत कहते हैं, कंपोस्ट खाद और मिट्टी का तीनों को बराबर मात्रा लेकर के उसका मिश्रण बना लें और मिश्रण का शोधन कैप्टान या थेरम से या ट्राइकोडर्मा अगर उपलब्ध हो, उसमें जीवित फफूंद हो तो उससे अवश्य कर लें। इसके बाद बुआई करें। बुआई करके बीजों को ढक दें। ढकने के बाद क्यारियों का पलवार कर दें। पलवार किसी सूखी घास, गन्ने की सूखी पत्तियाँ या जो भी हमारे धान की जो भी पुआल आती है उससे हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान देने की बात है कि इसको हटाया कब जाए। जब 50% बीजों में सफ़ेद अखुआ दिखाई देने लगे तो पलवार तुरंत हटा देना चाहिए और टमाटर की फसल में यह अवस्था लगभग 5 से
6 दिन के अंतर्गत आती है। इसके बाद जैसे ही हमारा बीज का जमाव हो जाता है, उसको गुड़चा रोग से बचाने के लिए, जो उसमें बीमारी लगती है पत्तियों में, वायरस बीमारी, इससे बचाव के लिए उसके पलवार हटाते ही तुरंत हम उसके ऊपर एग्रोनेट जाली से लगभग 1.5 फीट ऊंचाई पर सुरंगनुमा आकार का अर्धचंदाकार, उसमें चाहे बांस की पतली टहनियाँ हों उनसे गाड़ करके कर लें। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सागौन जो हमारा होता है ये 2 तरह से प्रवर्धित किया जाता है। एक बीज के माध्यम से हम करते हैं, एक हम वेजिटेटिव वानस्पतिक प्रवर्धन करते हैं उनके जड़ों के माध्यम से। जो वानस्पतिक प्रबंधन के जो पौधे हमारे हैं उनको आप चयन करें। सागौन में विशेष रूप से क्षेत्रवार प्रजातियां होती हैं। कभी किसी को बर्मा टीक कहते हैं, कुछ पीलीभीत साइड के हमारे जंगलों में होते हैं, वो यहाँ के लोकल नेपाल साइड के टीक हैं। तो कुछ ऑस्ट्रेलिया वगैरह से हमारे कुछ सीड या उनके जड़ आती हैं। और इसी तरह से हमारा गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ के कुछ जंगलों से कुश्मी जंगल वगैरह हैं, वहाँ से काफ़ी जो है उनके बीज प्राप्त करके लोग उसका वेजिटेटिव प्रवर्धन के लिए बीज की बुआई करके उनके जड़ों को पुनः प्रवर्धित करके बढ़ाते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो टीक एक कोई विशेष प्रजाति इसकी नहीं है, वो क्षेत्र के हिसाब से जाना जाता है। बर्मा टीक जिसमें सबसे व्यवस्थित और अच्छी बढ़वार वाला, अच्छी लकड़ी देने वाला टीक माना जाता है, तो उसका वानस्पतिक प्रबंधन करके अगर किसान अपने ज़मीन पर रोपण करते हैं तो काफ़ी उनको आने वाले समय में लकड़ी काफ़ी अच्छी रेशे वाली लाभप्रद मिलेगी, जिससे अच्छा उनको कीमत मिल सकती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सागौन लगाने के लिए आप भूमि का जब भी चयन करें तो देखें कि वहाँ पे जल जमाव ना हो, ऊंचास की ज़मीन हो, ऊंचाई पर हो, और उसमें कोई खारापन ना हो, चाहे वो पानी का हो और चाहे आपकी मृदा का हो। तो सागौन रोपण के लिए 1.5 से 2 फीट चौड़ा गहरा गड्ढा खोदने की ज़रूरत होती है। रही बात पौधे से पौधे की दूरी, तो अगर आप अपने क्षेत्र के प्रक्षेत्र के किनारे किनारे मेंढ के पास या भीटों पर रोपण कर रहे हैं तो 6 से 7 फीट की दूरी पर आप गड्ढे बना लें। और यदि आप बागान के रूप में कोई खाली आपका क्षेत्र है उस पर आप रोपण कर रहे हैं तो सघन रोपण के दृष्टिकोण से आप 7 से 8 फुट लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 10 फुट आप रखें, तो आप देखेंगे कि एक जंगलात के रूप में अच्छा वनीकरण के रूप में आपका जो है रोपण तैयार होने पर बगीचा आपको दिखेगा। तो इस तरह से रेखांकन इन माप के अनुरूप करके आप 1.5 से 2 फीट चौड़ा गहरा गड्ढा खोद लें। उसमें सड़ी गोबर की खाद 10 से 15 किलो, 50 ग्राम फॉरेट, जिससे जड़ों को कोई दीमक आदि व कीट उसको नुकसान न पहुंचाए, भराई कर दें। उसके उपरांत इसका रोपण करें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अत्यधिक लाभ हेतु टमाटर की खेती पर किसान का अनुभव। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।
तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।